भारत की सबसे प्रोमिनेंट पब्लिक सेक्टर बैंक के एक ब्रांच के चीफ कैशियर ने एक आदमी को लाखों रुपए दे दिए क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री ने फोन पर बोला था और बाद में पता चलता है कि वो कॉल एक्चुअल में प्रधानमंत्री का था ही नहीं। ऐसा एक हादसा हुआ था ऑलमोस्ट 50 साल पहले जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो क्या हुआ था मई 1971 के उस दिन और क्या वो पैसे कभी वापस मिले, आपको सब बताता हूँ। तैयार हो जाइए इंडिया की हिस्ट्री के सबसे अजीब व गरीब स्कैंडल्स में से एक के लिए जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक को घसीट दिया। इस पूरे इंसिडेंट की रिसर्च के लिए हमने दो बहुत ही डिपेंडेबल सोर्सेज की रिपोर्ट्स को एक्सेस किया जिनमें बहुत सारी डिटेल्स थी। तो शुरू करते हैं। 24 मई 1971 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट की ब्रांच में एक रेगुलर वर्किंग डे था, लेकिन तब तक ही जब तक एक फोन कॉल आया। क्या था ये फोन कॉल? दोपहर को करीब 12 बजे चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को एक फोन आया। सामने लाइन पे एक आदमी ने बताया कि कॉल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से है और वो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर बोल रहे हैं। और फिर वो आए मुद्दे की बात पे। 60 लाख रुपए की जरूरत थी 100 के नोट्स में। वेद प्रकाश मल्होत्रा को उस आदमी ने बोला कि बैंक से पैसे निकाल के संसद मार्ग पर ही एक बाइबल भवन है, वहां पर एक आदमी है, उसे वो पैसे पकड़ाने हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द चीफ कैशियर वाज इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्योंकि सिर्फ एक फोन पे बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन की वो इतने सारे पैसे एक आदमी को कैसे दे दे। ये याद रखना जरूरी है कि उस टाइम के 60 लाख पता नहीं आज के कितने करोड़ों रुपए होंगे। मल्होत्रा तो असमंजस में थे और फिर फोन पे जो आदमी था उसने मल्होत्रा को बोला कि लीजिए आप मैडम से खुद ही बात कर लीजिए। मैडम मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। बीबीसी के मुताबिक लाइन पे बोल रही जो लेडी थी उसने मल्होत्रा को कहा, आप ये रुपए लेकर खुद बाइबल भवन पर आइए, वहाँ एक शख्स मिलेगा जो कोड कहेगा बांग्लादेश का बाबू। आपको उसके जवाब में कहना होगा बार एट लॉ। इसके बाद आप वो रकम उनके हवाले कर दीजिएगा और इस पूरे मामले को पूरी तरह से गुप्त रखिएगा। मल्होत्रा फिर इस कॉल के बाद वही करना शुरू करते हैं जो उनसे कहा गया था। आखिर खुद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का आदेश आया है, मना कैसे कर सकते हैं। मल्होत्रा ने फिर डेप्यूटी चीफ कैशियर राम प्रकाश बत्रा को बोला 60 लाख जैसी भारी रकम को एक बॉक्स में रख देते और अल्टीमेटली बैंक के 2 क्लर्क्स ये बॉक्स उठाकर बैंक की ही गाड़ी में रख देते हैं जिसमें खुद वेद प्रकाश मल्होत्रा बैठकर रवाना होते हैं। ये गाड़ी वेद प्रकाश मल्होत्रा और 60 लाख रुपए लेकर बाइबल भवन पहुंचती है। वहाँ एक लंबा और फेयर स्किन्ड आदमी आता है और वो कोड बोलता है बांग्लादेश का बाबू और फिर वो खुद वेद प्रकाश मल्होत्रा के साथ बैंक की गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो गाड़ी पहुंच जाती है सरदार पटेल मार्ग और पंचशील मार्ग के टैक्सी जंक्शन पर। वो कैश का बॉक्स उतारा गया और बीबीसी के मुताबिक उस आदमी ने मल्होत्रा से कहा कि वो पीएम रेसिडेंस जाकर वाउचर कलेक्ट करे और फिर वो वहां से 60 लाख रुपए लेकर निकल गया। वाउचर लेने के लिए जब वेद प्रकाश मल्होत्रा प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में मल्होत्रा की मुलाकात होती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर से और वो उन्हें सब कुछ बताते हैं। बीबीसी के मुताबिक हक्सर का मल्होत्रा को ये जवाब था, किसी ने आपको ठग लिया है, पीएम कार्यालय से हमने इस तरह का कोई फोन नहीं, आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए और इसकी रिपोर्ट करिए। Now imagine this, you are the chief cashier of a public sector bank, वो भी पार्लियामेंट स्ट्रीट की ब्रांच, और प्राइम मिनिस्टर खुद आपको पैसे देने को कहते हैं, वो भी इतनी बड़ी रकम, एंड देन इट ऑल कम्स टू दिस। मल्होत्रा वाज ऑब्वियसली डेवास्टेटेड। ये सब में अब तक कुछ घंटे निकल चुके थे और बीबीसी के मुताबिक डेप्यूटी हेड कैशियर मिस्टर सिंह ने 2-3 बार डेप्यूटी चीफ कैशियर आरपी बत्रा से वाउचर्स के बारे में पूछा और आरपी बत्रा उन्हें आश्वासन देते रहे कि जल्दी वाउचर्स आ जाएंगे, लेकिन ना अब तक वाउचर आए ना ही वेद प्रकाश मल्होत्रा। तो फिर मिस्टर सिंह ने ये मामले का खुलासा किया अपने सीनियर्स के साथ। मामले की गंभीरता को समझते हुए फिर संसद मार्ग के पुलिस थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई। एक अकाउंट ये भी कहता है कि जब पुलिस को शिकायत पहुंची उसके बाद मीडिया में ये खबर किसी ने एक पत्रकार को दी। खैर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग में चालू और धीरे धीरे बातें बाहर आने लगी। वो आदमी जिसने फोन किया और पैसे लिए वो सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर के घर में गया और वहां से उसने एक सूटकेस लिया। उस जगह से फिर वो पुरानी दिल्ली के निकलसन रोड पे गया और वहां पे उसने टैक्सी ड्राइवर के सामने ही उस बैंक के बॉक्स से सारे पैसे निकालकर सूटकेस में ट्रांसफर किए। मजे की बात है कि उसने ये सब टैक्सी ड्राइवर के सामने ही किया। अब जाहिर सी बात है कि ये सब देख के ड्राइवर के मन में भी कई सवाल आए होंगे। 60 लाख रुपए की बात थी, लेकिन उस शख्स ने ड्राइवर को सिर्फ 500 रुपए दिए ये बात अपने तक रखने के लिए। क्वाइट बार्गेन। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद वो फिर वहां से डिफेंस कॉलोनी गया। जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्हें बताया गया कि वो वहां से पुरानी दिल्ली के पारसी धर्मशाला के लिए निकला जहां पे वो एक रूम लेकर रह रहा था और यहाँ जाके वो पुलिस के हाथों पकड़ा था। बीबीसी के मुताबिक शाम के लगभग 9:45 बजे
हमारी कहानी के हीरो विलन का नाम था रुस्तम सोहराब नागरवाला और कहते हैं कि उस वक्त वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के लिए काम करता था और वो इंडियन आर्मी में कैप्टन भी रह चुका था। इस पूरे सीक्वेंस को जब मैं वापस सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि नागरवाला डिफेंस कॉलोनी क्यों गया था। दरअसल ये पूरी रकम डिफेंस कॉलोनी में उसके एक दोस्त के घर में रखी हुई। 60 लाख में से 5000 का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो आता है सिर्फ 0.083%। सिर्फ इतना ही हिस्सा कम था, मतलब पुलिस ने 59,95,000 रिकवर कर लिए। पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे उस दिन टफ डे एट वर्क, लेकिन कहानी सुनाने में बड़ा मजा आएगा। और उन्होंने कहानी सुनाई। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने दुनिया को पूरा किस्सा बताया और कहा कि उन्होंने ये मामला सुलझा दिया। 24 मई के इस अजीबोगरीब दिन के बाद 27 मई को पुलिस नागरवाला को एक कोर्ट में पेश करती है और नागरवाला अपना जुर्म कबूल कर लेता है। एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की हिस्ट्री में शायद ये इकलौता केस है जिसका फैसला सिर्फ 10 मिनट में हो गया। 4 साल की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना, क्राइम के 3 दिन के अंदर और कोर्ट में सिर्फ 10 मिनट में मामले का फैसला आ गया। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि नागरवाला ने कोर्ट में कबूल किया था कि उसने बांग्लादेश के मिशन का बहाना मल्होत्रा को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। कहानी में अब एक ट्विस्ट है। नागरवाला ने बाद में अपना बयान वापस ले लिया और एक रीट्रायल की मांग की, लेकिन ये रीट्रायल की अपील रिजेक्ट हो गई। नवंबर 1971 में इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एएसपी डीके कश्यप अपने हनीमून के लिए जा रहे थे और उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रीट्रायल की अपील रिजेक्ट होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मौत हो जाती है और उसके 3 महीने बाद ही खुद नागरवाला की तबीयत बिगड़ जाती है। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है, लेकिन 2 मार्च 1972 को एक हार्ट अटैक के बाद उसकी मौत हो जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने यह क्लेम किया था कि नागरवाला रॉ नहीं बल्कि CIA के लिए काम करता था और ये पूरी साजिश इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी, वो भी तब जब उनकी बांग्लादेश को लेकर पॉलिसी से यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन सहमत नहीं थी। हालांकि इन बातों को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किए गए। बीबीसी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि सालों बाद एक इंक्वायरी हुई थी और उसमें नागरवाला की मौत को लेकर कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला। ये तो रही नागरवाला की बात, पर वेद प्रकाश मल्होत्रा का क्या? बीबीसी के अकॉर्डिंग 60 लाख में से जो 5000 रुपए कम पाए गए थे वो खुद मल्होत्रा ने अपनी जेब से भरे, लेकिन बैंक की इमेज खराब होने के कारण बैंक ने एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इंटरेस्टिंगली कुछ सालों बाद जब मारुति उद्योग इंडिया में स्टैब्लिश हुआ तो तब की तत्कालीन गवर्नमेंट ने उन्हें चीफ अकाउंट्स ऑफिसर अपॉइंट किया इसी कंपनी का। इस पूरे मामले ने सबको हिला के रख दिया था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी, और खूब सारे सवाल भी उठे। पहला सवाल, कैसे मल्होत्रा ने इंदिरा गांधी की फोन पे आवाज पहचान ली और बिना किसी कागजात के इतनी बड़ी रकम दे दी? क्या इसका मतलब है कि उनकी इंदिरा गांधी से बातचीत पहले भी हुई थी या होती रहती थी? दूसरा सवाल ये कि इतनी बड़ी रकम बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के इशू हुई क्योंकि प्रधानमंत्री का फोन आया था, तो क्या ये रेगुलरली होता रहता था? क्या SBI ऐसे सीक्रेटली पैसे दिया करता था? और इतनी बड़ी रकम के लिए बैंक मैनेजर को नहीं बल्कि चीफ कैशियर को क्यों कॉल किया गया? तीसरा सवाल, क्या कोई इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी या उनके कोई सीक्रेट अकाउंट्स थे? और चौथा सवाल, क्या ये पैसा सच में बांग्लादेश के एक सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला था? अगर ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचती तो ये पैसा कहाँ जाता? और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये बात पुलिस और मीडिया में पहुंची इसीलिए नागरवाला को इतनी जल्दी अरेस्ट कर लिया गया और सिर्फ 10 मिनट में सजा सुना दी जिससे और बातें बाहर ना आए? क्योंकि ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि बाद में नागरवाला ने अपना कन्फेशन विड्रॉ करके रीट्रायल मांगा था। इस पूरे किस्से के बारे में जानकर और पढ़कर ये सारे सवाल सिर्फ पार्लियामेंट मेंबर्स के ही नहीं बल्कि मेरे और आपके मन में भी आने लाजमी है, लेकिन शायद इन सारे सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे। Hey, hi! If you enjoyed this video, then please like, share and comment. With Nutshell History, we go back in time to witness कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. And I promise you, it will be much more fun than your textbooks. ढेर सारी fascinating stories में तड़का लगाने वाले हैं interviews, archival footage और super cool graphics. तो please follow and subscribe to Nutshell for more.